Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, viewers. Thank you very much for joining us in Ramzan times. मेरा ख्याल था शायद मुश्किल हो, लेकिन खुशी हो रही है कि so many professionals are with us, and I hope to have more as the conversation will progress. आज का हमारा मौजू how professionals can achieve success and life satisfaction. शायद ये हर किसी का मौजू है, इट इज़ क्लोज टू एवरीबॉडी, और हर किसी को वर्क स्ट्रेस से या पर्सनल स्ट्रेस से या अपने एम्बिशंस, गोल सेटिंग और प्रोग्रेस के लिए परेशान होता है। वी आर लकी टू हैव टू स्कॉलर्स विद अस टुडे। हमारे जो स्पीकर हैं जनाब मंजर बशीर साहब, एफसीआईपीडी और एमएचआरडी। आज ही उनके स्टेटस में मैंने पढ़ा कि नाउ ही हैज़ बीन included in Forbes Coaches Council as well, and I think this is a pride for all of us, कि मंजर साहब इंटरनेशनल मंजर पे आप मंजर आरा इंशाल्लाह होंगे। Thank you. आप बाय प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट हैं और ही हैज हिज क्वालिफिकेशन फ्रॉम मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी यूके। पाकिस्तान में मोर देन 60 years ही इज इन फील्ड। आप बहुत से लोगों को की मदद कर चुके हैं आपके एरियाज में, खासतौर पर बिहेवियर इंटरव्यूज, एग्जेक्टिव कोचिंग, effectively pinpointing executives for personality traits and skills to help lead them in their life. हमारे साथ हैं जनाब आतिफ तोफैल साहब। ही इज well known HR and organizational development professional with over 20 years of experience corporate में, NGOs में, पर्सनल कोचिंग में, और HR के आप गुरु हैं कि right from operations to HR strategy he has worked with multinational organizations in and outside Pakistan as well. तो यहाँ मैं रोक के चाहूँगा कि आतिफ तोफैल साहब, if you could please take the stage and guide us further towards the discussion. जी, thank you very much अर्शद साहब for this introduction of मंजर। तो आज तो हम सब जो हैं वो मंजर को ही सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारा काम तो सिर्फ ये है कि we will ask thought provoking questions which are related to the life satisfaction and career growth of the young professionals। तो जो है वो मंजर को ही हम आज सुनेंगे, और मंजर जो हैं उनके साथ एक मेरा रिलेशनशिप जो है वो इट इज इन फैक्ट क्लोज टू 2 decades। तकरीबन 15 से 20 साल का जो है ना ये रिश्ता है, और मंजर मेरे लिए जो हैं वो गो टू पर्सन है। जब भी मैं जिंदगी में किसी ऐसे मोड़ पे आ जाता हूँ जो हम सबकी जिंदगियों में आते हैं कि मैं खुद से फैसला नहीं कर पाता कि मुझे राइट जाना चाहिए या लेफ्ट जाना चाहिए, नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए या साउथ की तरफ या ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, तो वो मैं मंजर की कंसल्टेशन लेता हूँ। और मंजर के अंदर वो जो स्टीफन कोवे कहते हैं कि कॉम्पिटेंस भी है और कैरेक्टर भी है, और सबसे बड़ी बात कि वो दर्दमंदी जो है वो वाली चीज, एम्पैथी जिसे हम कहते हैं, वो कूट कूट के भरी हुई है। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मंजर को कि वो कॉन्टिन्यूस लर्निंग पे बिलीव करते हैं और हमेशा सीखने की उनके अंदर एक लगन रहती है। और अब तो माशाल्लाह ग्लोबली अक्लेम्ड सर्टिफिकेशंस, वो कोचिंग के अंदर हो, वो पोटेंशियल असेसमेंट के अंदर हो, और वो हाउ टू प्रिपेयर लीडर्स टू कोप with the ever increasing challenges of the business world, उसके लिए तो मंजर के पास स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज भी है और स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स एंड टेक्निक्स भी हैं। तो वी आर ग्रेटफुल टू मंजर कि उनका स्केड्यूल भी हमेशा ही जो है वो पैक टू कैपेसिटी होता है, लेकिन उन्होंने जो है वो हमारे लिए टाइम निकाला है। तो मंजर, हमारे पास ज़्यादा यंग प्रोफेशनल्स हैं, कहाँ से वो स्टार्ट लें? ये वूका वर्ल्ड है जिसके अंदर वोलेटिलिटी है, जिसके अंदर अनसर्टेनिटी है, एम्बिग्विटी है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं,
और हम उनके बारे में भी फ्रेट करते रहते हैं। तो आप बताइए कि क्या पहला कदम क्या उठाएँ हम अपनी करियर ग्रोथ के लिए प्रोफेशनल ऑफ एनी डिसिप्लिन? जी, थैंक यू सो मच अरशद साहब और आतिफ साहब इतनी काइंड इंट्रोडक्शन के लिए। तो आई गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। जो यंगस्टर्स हैं उनको कुछ चीज़ें मैं, क्योंकि यंगस्टर्स के साथ भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ, फोकस होना उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सो दो दो चीज़ें जो मैं कहूँगा उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। वन इज़ के दे शुड लुक इनटू द फ्यूचर, कि 5 years डाउन द रोड वो अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ये बड़ी एक बेसिक सी बात लगती है कि हमारा गोल 5 years डाउन द रोड क्या होगा, लेकिन जहाँ वो अपने आप को देखना चाहते हैं उसके स्टेप वापस ट्रेस करेंगे जहाँ पे वो हैं, और उस डायरेक्शन में अपने स्टेप्स लेना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 साल में वो अपने आप को देखते हैं एक ऐसी जॉब में जो कि जिसके लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ खास एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ खास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए। तो उसके लिए वो स्टार्ट कर सकते हैं आज, क्योंकि 5 साल या 7 साल या लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करते हैं तो वो टाइम तो किसी ना किसी तरह से गुजर जाएगा। और जब आप 5 साल बाद वहाँ खड़े होंगे तो फिर आप शायद सोचेंगे कि मैं अगर 5 साल पहले ये चीज़ें सोच लेता तो मैं यहाँ पर ना होता। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, हम लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि वो इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि 5 साल पहले उनको कोई गाइड या एडवाइस करने वाला नहीं था कि ये चीज़ें उनको कर लेनी चाहिए थी। एंड दे आर वेरी वरिड कि अब उनके साथ अब उनको क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि किसी मेंटोर को, जो कोई उनके सीनियर हो इंडस्ट्री में, उनसे एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। सो समबडी हु हैज़ बिन देयर, हु हैज़ डन दैट, उनसे एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। सेकेंडली, ये जो एडवाइस है ये जो जो लोग वहाँ से इन स्टेजेस से गुजर चुके हैं उनके लिए देना थोड़ा सा आसान होता है। और क्योंकि जो स्टार्ट आउट कर रहे होते हैं उनके काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी दे रही होती हैं, बट ऑर्गेनाइजेशंस छोटी होती हैं। कई दफ़ा ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती हैं और एक्सपीरियंस अच्छा दे रही होती हैं, सैलरी कम होती है। इस तरह की काफ़ी चॉइसेस चॉइसेस कह सकते हैं या ऑप्शंस कह सकते हैं आपके पास आ जाती हैं। और आपने अपना लाइन डिटरमिन करनी होती है। तो कुछ लोग समझते हैं कि नहीं हमें एक तरफ चलना चाहिए, कुछ लोग समझते हैं हमें दूसरी तरफ चलना चाहिए। मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है और एडवाइस ये है कि रैंडमली ना चलें, प्लान करके चलें। आप किसी भी तरफ जा सकते हैं, कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं है। आपने समझना है कि आपकी की वैल्यूज़ क्या है। वैल्यूज़ का मतलब ये है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हमारे आज का टॉपिक सक्सेस है कि सक्सेस कैसे अचीव की जाए। तो जो सक्सेस शायद मेरे लिए है वो आतिफ साहब के लिए नहीं होगी, वो शायद आकिब साहब के लिए डिफरेंट होगी। तो सक्सेस को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग शायद समझेंगे कि मेरे लिए पैसा कमाना सक्सेस है, विच इज़ टोटली फाइन। कुछ समझेंगे कि पैसा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। किसी के घर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और उनके लिए वो चीज़ एक सक्सेस होगी कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने वालदैन को, अपने बहन भाइयों को टाइम दे सकें। तो ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं, हर किसी के इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके मुताबिक आप सक्सेस को डिफाइन करते हैं, और उन्हीं से फिर आप वैल्यू डिराइव करते हैं। जब मैं कहता हूं कि आपका एक मेंटोर होना चाहिए, तो मेंटोर भी आपको एक बेसिक गाइडलाइंस दे सकता है। अपनी सिचुएशन जो है वो आप बहुत अच्छी तरह से खुद समझ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सो वी वर वर्किंग विद अ क्लाइंट, वो वहाँ पे हम वैल्यूज़ की असेसमेंट कर रहे थे। तो कुछ क्लाइंट्स की, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ की वैल्यूज़ में रिकग्निशन बहुत हाई थी, यानी कि उनको चाहिए था कि उनकी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज किया जाए। कुछ लोगों का लो था। अब जिनकी परफॉर्मेंस रिकग्निशन की डिज़ायर हाई थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको ऑफ कोर्स दे वांटेड टू बी रिवॉर्डेड एक्सट्रिंसिकली इंट्रिंसिकली फॉर द परफॉर्मेंस। तो जिनकी लो थी उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन ही काफ़ी था। तो इस तरह की चीज़ों से आपको पता चलता है कि आपकी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट कौन सी हैं।
और ये हर किसी की प्रायोरिटीज अलग होती हैं। इवन दो सगे बहन भाइयों की या भाइयों की प्रायोरिटीज वैल्यूज की अलग हो सकती हैं। सो ट्राई टू डिग डीप, ट्राई टू टॉक टू पीपल, ट्राई टू टॉक टू योर मेंटोर्स, try to have discussions, try to learn about yourself, try to raise your self awareness, ताकि आपको अपने बारे में पता चल सके। तो यहाँ से फिर आप अपना एक एक समझें कि ये आपका एक स्टार्टिंग स्टेप है, एक स्टेपिंग स्टोन है जिस पे चढ़ के आप आगे जा सकते हैं। अच्छा, एक तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, आई वुड पुट इन फ्रंट ऑफ बोथ ऑफ यू। मगर एक क्वेश्चन मैं ये भी करना चाह रहा था कि जब हम हमारे टॉपिक में दो वर्ड्स टर्म्स वी यूज, सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन, तो आप ये हमें गाइड करें कि क्या ये एक दूसरे का अल्टरनेट सिनोनिमस हैं एक दूसरे के? क्योंकि जब सक्सेस होगी तो सेटिस्फेक्शन आएगी ना। और अगर सेटिस्फेक्शन है, और मे बी जैसे मंजर साहब भी कह रहे थे कि भाई बहुत ज्यादा पैसे नहीं है बट आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, तो मेरी सेटिस्फेक्शन अगर वहां है तो इसका मतलब मैं सक्सेसफुल हूँ। इज इट ट्रू, और वी नीड टू फर्दर डिफाइन दीज टू टर्म्स? जी आतिफ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे या यू वांट मी टू आंसर? नहीं जी, प्लीज जी मंजर, आपका शो है आज। जी, देखें, ये सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन का वही रिलेशन है जिसको हम कहते हैं कि पहले डिड द हैन कम और द एग। लेकिन मेरा इसमें कोई डिफिनेटिव नहीं है, लेकिन आई थिंक सक्सेस इज मोर टुवर्ड्स एक्सटर्नल फैक्टर्स, सेटिस्फैक्शन इज मोर टुवर्ड्स इंटरनल। सक्सेस कैन लीड टू सेटिस्फैक्शन इन सम पीपल, और कुछ कुछ केसेस में सेटिस्फैक्शन जो है वो सक्सेस की तरफ लीड करती है। सेटिस्फैक्शन जनरली जो है वो इंटरनल फैक्टर से, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि सक्सेस, जो जो सेटिस्फैक्शन है वो इंटरनल फैक्टर से ज़्यादा आती है, जिनके ऊपर आप कोई मोनेटाइज नहीं कर सकते वैल्यूज़ को, या चीज़ों को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जो सक्सेस है वो, उसके जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिफाएबल होते हैं, दुनियावी होते हैं, जिसको देख के लोग कहते हैं कि अच्छा ये एक सक्सेसफुल इंसान है। लेकिन लोग ये देख के किसी को ये नहीं कह सकते कि ये बंदा अंदर से सेटिस्फाइड है कि नहीं है। वो शायद उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, शायद उसके कुछ करीबी दोस्त, शायद उसके फैमिली मेंबर्स वो बता सकेंगे। तो सक्सेस इज मोर व्हाट पीपल कैन जनरली सी एक्सटर्नली, कि इसके पास अच्छी नौकरी है, एक रीजनेबल गाड़ी है, एक मुनासिब घर है। तो ये एक सक्सेस के कुछ बेसिक से फैक्टर्स होते हैं। बच्चे अच्छे रीजनेबल स्कूल में जाते हैं। सेटिस्फैक्शन जो है दैट इज़ वेरी इंट्रिंसिक आई थिंक। हो सकता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हों और आपसे कम पैसों वाला ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, तो इसके अंदर आप डिफाइन नहीं कर सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कितने पैसे वाला सेटिस्फाइड होगा, कितने पैसे वाला नहीं होगा। फिर ये बहुत लंबी और फिलोसॉफिकल डिबेट हो जाएगी। लेकिन सेटिस्फैक्शन इज नॉट डायरेक्टली, इट इज डिपेंडेंट ऑन सक्सेस, सक्सेस समहाउ, लेकिन उसको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या कितनी डिपेंडेंट है ये हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, अब फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते कि ये कितनी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सही। अच्छा, ताहिर साहब का क्वेश्चन है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग एक्शन ऑन पॉइंट्स एडवाइस टू यू बाय मेंटर, हाउ टू बी एक्शनेबल इन लाइफ। शायद वो ये कहने चाह रहे हैं, जो कुछ मैं भी इसमें इजाफा कर रहा हूँ क्वेश्चन में, हमें मेंटोर किसको बनाना चाहिए? अभी आपने कहा कि ये जरूरी है कि जिंदगी में, उसकी जी, कोई हमें कोई कुछ पैरामीटर्स बताइए, एंड जो हमें एडवाइस मिले उसको एक्शनेबल बनाने के लिए क्या कुछ मटेरियल चीजें ज्यादा चाहिए हैं, या हमारा ज़हनी तौर पर तैयार होना और उसको एक्सेप्ट करके आगे चलना अहम है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर आस्किंग। मेंटर जो है वो बनाया जा सकता है किसी ऐसे शख्स को जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, जो आपको एडवाइस कर सके, टेक्निकली भी कर सके, आपका जो एक्सपीरियंस आप गेन करना चाहते हैं वो उनके पास हो पहले से ही। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि मैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे मैं फेलो, चार्टर्ड फेलो हूँ, तो वहाँ पे मैं एज अ मेंटोर अपना काम करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ कर चुका हूँ, जिनमें वन ऑफ द, कई डायरेक्टर्स होते हैं HR,
जो मेंटोरशिप लेना चाहते हैं। अब क्योंकि मेरी फील्ड एचआर है, तो वो हम उनके साथ, हमारी वही फील्ड होती है, तो हम एज अ मेंटोर रोल प्ले करते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेंटोर की वही फील्ड होनी चाहिए जो आप करना चाहते हैं। कोचिंग में ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम उस डिबेट में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन मेंटोर में फील्ड वही होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेंटोर के साथ आप अपने आइडियाज़ बाउंस ऑफ करते हैं, और वो आपको बताते हैं वो चीज़ें जो आप कर सकते हैं और वो चीज़ें स्पेशली जो आपको अवॉइड करनी होती हैं, क्योंकि वो गलतियां जो वो कर चुके हैं वो स्पेशली आपको बताते हैं कि इन गलतियों से करने का ये नुकसान है और ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको एक परफेक्ट प्लान बना के दे देंगे, बट स्पेशली जब जब मेंटरिंग का सेशन एंड होता है तो एक एक डिस्कशन होती है जिसपे हम कहते हैं कि एक्शनेबल स्टेप्स क्या हैं। एक्शनेबल स्टेप्स होते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि राइट वे आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गोल आपका शायद अचीव होने में टाइम लगेगा, लेकिन राइट वे आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि आपने अपनी एक हैबिट बदलनी है, या आपने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जाना है, तो वो जॉब आपको राइट अवे तो नहीं मिल सकती। उसके लिए शायद आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन उस नेटवर्किंग को करने के लिए आप राइट अवे क्या कर सकते हो। तो वो स्टेप्स हैं जो पहला स्टेप लेने में मुश्किल होती है, वो फिर आप अपने मेंटोर के साथ मिलके बैठ के you can sit down and decide कि alright, this is the very first small step that I can take। और उस स्टेप को बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुश्किल जो स्टेप का डिफिकल्टी लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता हम इंक्रीज करते हैं। अगर आप शुरू में ही बहुत डिफिकल्टी स्टेप कर देंगे तो कुछ लोग तो शायद उसको अचीव कर लें, लेकिन ज्यादातर लोग उससे पुट ऑफ हो जाते हैं और वो फिर मेंटरिंग रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं। सो इट हैज टू बी वेरी केयरफुली ड्रॉन द रिलेशनशिप, और फिर वो स्टेप्स को भी बहुत केयरफुली वन बाय वन, वन स्टेप एट अ टाइम लेके चलना चाहिए। और आपकी जो विलिंगनेस है, ऑफ कोर्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक आपका माइंड उसके ऊपर कमिटेड नहीं है, और मेंटोर जितनी मर्जी एफर्ट कर ले, उस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना या उस पर अमल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। जी, थैंक यू। अच्छा, शाहिबा मरियम साहिबा का क्वेश्चन है कि कैन वी से मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स टू बी अप्लाइड। मुझे लग रहा है कि जैसे वो कह रही हैं कि जिस तरह से वहाँ एक तरतीब दी गई है इंसानी जिंदगी के हवाले से कि हम फिजिकल नीड्स से लेकर फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो क्या हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे या हमारे लिए कुछ शॉर्टकट होगा कि हम कैसे इसको एप्लीकेबल बनाएं? देखिए, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो काफी वाइडली एक्सेप्टेड भी है, उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च एज सच, रिसर्च ने उसको और भी थेरीज हैं जो कि नीड्स के लिहाज से उसके ऊपर बात करती हैं। उससे सबसे पहले आती है आई थिंक फिजियोलॉजिकल, उसको लोग फिजिकल नीड्स भी कहते हैं, सही। और एंड करती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसको मैं रिलेट करूंगा जो हमारा टॉपिक था कि सेटिस्फैक्शन की नीड्स हैं, और जो बाकी हैं, जो सक्सेस है वो ऑलमोस्ट सबको ही किसी ना किसी तरह से टच अपॉन करती है। देखें, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आपकी फूड की, आई थिंक क्लोथिंग, शेल्टर, और ये घर और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड मूविंग ऑन, फिर सेफ्टी और फिर बिलोंगिंग की नीड्स आ जाती हैं। एंड देन जो लास्ट फर्स्ट टॉप टॉप उस ट्रायंगल पे अगर आप देखें, जो टॉप टू पे हैं एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो दोनों मैं सही। कहूँगा कि वो सेटिस्फैक्शन की कैटेगरी में आ जाती हैं। और जो बॉटम थ्री हैं वो ज़्यादा सक्सेस के उसके अंदर आ जाती हैं। खास तौर पे जो बॉटम टू हैं वो ज़्यादा सक्सेस के अंदर आ जाती हैं, और जो टॉप टू हैं वो दोनों उसके अंदर आ जाती हैं, सेटिस्फैक्शन के अंदर। लेकिन ये इट्स अ रफ स्केच ऑफ हाउ थिंग्स गो। जरूरी नहीं है कि आप इसी स्टेप में, एक चीज इसको ज़हन में रखने की जरूरत है, पीपल हु फॉलो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, वो समझते हैं कि हमने इसी तरह ऊपर जाना है। कई दफा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पहले भी आ सकती है, एस्टीम बाद में भी आ सकती है। जनरली यस, इसी स्टेप, इन्हीं स्टेप्स में फॉलो किया जाता है, बट जरूरी नहीं है कि इन्हीं स्टेप्स में फॉलो किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसी कंट्री जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब है, वहां पे शायद फिजियोलॉजिकल नीड से पहले सेफ्टी की नीड आ जाएगी। ठीक है। सही।
तो ये जस्ट एन एग्जांपल कि ये चीजें, ये स्टेप्स जो इनकी हायरार्की है थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है। जी सही। मंजर, एक अच्छा, क्वेश्चन मेरे जी, जहन में पैदा हो उसामा रहा है। रफीक साहब, एक और सवाल, उन्होंने एक जी और जी थ्योरी का रेफरेंस दे दिया है, ERG का। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम बेसिकली तो जरा टिप्स पे बात करना चाहते हैं जो प्रैक्टिकली सबके लिए हो। इट इज वेरी लेस फोकस ऑन थियोरेटिकल एंड एकेडमिक डिस्कशंस। जैसे हमारे पास, और आप चाहें तो उसका रिस्पांस में जिक्र कर सकते हैं। जैसे अभी इरशाद बेग साहब कह रहे हैं कि जी आपने जॉब्स का तो मेंशन किया, बट अबाउट स्टार्टअप। बेसिकली हम तो एज ए ह्यूमन बीइंग बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर इंक्लूडेड इनटू इट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में से रिलेट करते हुए ताहिर ही ने बड़ा वो प्रैक्टिकल बात कर दी है कि जो जो थ्योरी से हमें जरा अप्लाइड साइड पे ले जाएगी, कि व्हाट एक्टिविटीज सक्सेसफुल पीपल डू डेली इन देयर लाइफ to make them successful and what they avoid to sustain their success। तो आतिफ साहब आपसे शुरू करते हैं, फिर मंजूर साहब भी इस पे हमें गाइड करेंगे। जी। इसमें जो डेली रूटीन है, टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ मैं रेफरेंस देना चाहूँगा फादर ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का, पीटर ड्रकर का, कि वो ये कहते हैं कि आप अपना रोज नामचा लिखें और उसमें आप हर एक्टिविटी के अगेंस्ट जितना टाइम आप एलोकेट करते हैं टू अकम्प्लिश दैट एक्टिविटी। तो जब आप रोजनामचा अपना लिखेंगे और सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे तो आखिर में आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में आप हम सब जो हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कि जो हमारा ओवरऑल पर्सनल मिशन स्टेटमेंट और हमारा विजन ऑफ लाइफ जो होता है उससे उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। तो ये हमें देखना है कि वो अनकॉन्शियसली और बगैर अनथिंकिंगली हम जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को, उनको हम वहाँ से टाइम को एलिमिनेट करें और देखें कि हमारे गोल्स के साथ कौन सी एक्टिविटीज अलाइंड हैं, उनको टेक अप करें। ये एक फौरन मेरे ज़हन में सक्सेसफुल लोगों की सही। एक निशानी आती है। जी मंजर, आप कुछ कहना चाहें इस पे? जी बिल्कुल, इसी से आई वुड लाइक टू कंटिन्यू ऑन दैट। फोकस, अगर मैं सिर्फ एक एक वर्ड मेरे बस में वो बताना तो मैं कहूँगा फोकस। फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कंसिडरिंग कि यू आर ऑल स्टूडेंट्स और अबाउट टू ग्रेजुएट और हैव जस्ट ग्रेजुएटेड, अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हैं तो लिंक्डइन पे अगर आप पोस्ट शेयर करते हैं और आपकी एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, फाइनेंस है, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि कीप योर फोकस, ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल हु शेयर योर व्यूज़, जिनके साथ आपकी नेटवर्किंग करना ज़रूरी हो। जब आप चीज़ें शेयर करते हैं तो आपको लगेगा अच्छा मे बी मैं तो काफ़ी ढूंढ के चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, स्टैट्स फैक्ट शेयर कर रहा हूँ, बट लोग इतना उस चीज़ को लाइक नहीं कर रहे। लेकिन डोंट यू वरी अबाउट दैट। लोग नोटिस करते हैं जब आप कंसिस्टेंटली शेयर करेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ तो मुझे बाद में कई दोस्त मिलते हैं और कहते हैं अच्छा आपने पोस्ट शेयर की थी, हमने देखी थी, ऑल्दो उन्होंने उस चीज़ को लाइक नहीं किया होता। तो इस चीज से घबराना नहीं है। आप अपनी जो भी चीज करें उस पर अपना फोकस रखें। पीपल विल नोटिस, पीपल विल ऑब्जर्व, बट डोंट गिव देम मिक्स सिग्नल्स। कोई ऐसी चीज ना करें कि एक दिन आप एक चीज शेयर कर रहे हैं और अगले दिन आप टोटली डिफरेंट चीज शेयर कर रहे हैं। उससे फिर लोगों को लगेगा कि आपके रैंडमली जो चीजें आपको मिलती हैं आप शेयर कर देते हैं। इस एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि जस्ट जस्ट बी वेरी फोकस्ड। जो फोकस रहेगा, एंड द फोकस शुड स्पिरल ऑन टू अदर थिंग्स इन योर लाइफ एज वेल। मैं ये नहीं कहता कि आप जिंदगी में अभी आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है तो सारी चीजें छोड़ के बस काम काम, अब बाकी चीजें रिलैक्स भी करें, एंजॉय भी करें, मूवीज भी देखें, बट फोकस अपना जरूर क्लियर रखें। और कई दफा हम फोकस रखते हैं बट हमें क्या पता कि वो फोकस सही है कि नहीं है। फॉर दैट keep talking to your mentors, keep discussing with other people, not everyone but जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो जिनको आप समझते हैं कि वो आपको एडवाइस दे सकते हैं, उनसे डिस्कस करते रहें कि आर यू ऑन द राइट ट्रैक। तो फोकस इज द की वर्ड है।
मंजर, एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपसे करना चाहूंगा जी जो सर। मेरे माइंड में पैदा हुआ कि हम जब कोई जर्नी कर रहे होते हैं, जैसे अपना कोई गोल अचीव करना है, तो हम प्रोसेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, हम एंड रिजल्ट को जो है उस तक ऑल ऑफ अ सडन पहुंचना चाहते हैं थ्रू अ क्वांटम लीप। तो हम प्रोसेस को, स्मॉल विंस को कैसे एंजॉय कर सकते हैं ऑन द कोर्स ऑफ आवर जर्नी लीडिंग टू द अकम्पलिशमेंट ऑफ आवर गोल्स, इसमें गाइड करें। और फिर मैं, जो हमारी जनरेशन एक्स वाई जी की बात होती है, तो ये ऑब्जर्व करता हूं कि वो जो बोर्डम वाला एलिमेंट है वो मतलब रिलेटिवली काफी जल्दी आ जाता है विद एनी एक्टिविटी, क्योंकि वो भी प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे होते और एंड रिजल्ट तक पहुंचने की ख्वाहिश होती है। तो इस पे जरा हमें गाइड करें कि बोर्डम का थ्रेशोल्ड हमारा जरा ऊपर चला जाए और हम प्रोसेस को भी एंजॉय करें। और तीसरी इससे एक रिलेटेड चीज, 3 इन 1 क्वेश्चन बना दिया मैंने, कि जो मैंने महसूस किया है, साइमन सिनेक की भी वीडियोस हम सब ने ही वो देखी होंगी, कि जिसके अंदर वो भी ये बात करता है, और मेरी भी अपनी ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है जनरेशन वाई और जी के साथ काम करके, कि जो कोई ऐसा नेगेटिव फीडबैक है जो इस्लाह के लिए दिया जाए, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है उसमें बड़ी एक रिपल्शन आती है। और पुराने ज़मानों में, जिस दौर का मैं हूँ या अरशद साहब हैं, हम तो अपने जो है वो टीचर्स और अपने मेंटोर्स की डांट डपट भी बर्दाश्त कर लिया करते थे। अब वो डांट डपट को बर्दाश्त करने वाला एलिमेंट भी खत्म होता जा रहा है और वो फौरन ही पुट ऑफ हो जाते हैं। इन चीज़ों को हम कैसे एड्रेस करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर जनरेशन वाई एंड जी इन पर्टिकुलर? जी सर, पहला क्वेश्चन आंसर करता हूँ कि दुनिया की वन ऑफ द टॉप 3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनके साथ मैं काम कर रहा था एक प्रोजेक्ट पे। तो वहाँ पे चैलेंज ये आ रहा था कि दे वर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन, जो कि एक सेंट्रल सप्लाई चेन प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्रोसेस था पहले, तो काफ़ी रेजिस्टेंस उनको आ रही थी। कुछ मैनेजर्स को हमने असेसमेंट के बाद कोच किया, तो दे वर सेइंग कि वी डोंट रिलाई ऑन द प्रोसेस एंड वी रिलाई ऑन द एंड गोल। ये एक स्ट्रेंथ भी होती है और ये एक वीकनेस भी होती है, क्योंकि अगर आप एंड गोल पे सिर्फ रिलाई करें, प्रोसेस ना हो, तो इसका मतलब है कि टीम की डिपेंडेंट आपके ऊपर है। क्योंकि प्रोसेस तो है नहीं, कोई कोई मसला होगा वो फौरन आपके पास आएंगे। और अगर प्रोसेस होगा तो फिर जाहिर बात है कि आप नहीं भी हैं तो उनके ऊपर डिपेंडेंस आपके ऊपर नहीं होगी, प्रोसेस चलता रहेगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिस्टम्स का होना, प्रोसेस का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोगों के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। गोल ड्रिवन होना चाहिए कि एंड गोल शुड बी, और समटाइम्स थिंग्स कम आउट ऑफ द ब्लू। अब कोविड के अंदर आप क्या प्रोसेस यूज करते हैं? कोविड किसी ने कोई गेस नहीं किया हुआ था, किसी ने फोरकास्ट नहीं किया हुआ था। यस, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बल्कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बट जनरली स्पीकिंग यू शुड हैव प्रोसेसेस, क्योंकि प्रोसेसेस आपका काफ़ी टाइम बचाते हैं और आपको पता लगता है कि सिस्टम्स इन प्लेस हैं। नंबर वन तो वो मेरा जनरली व्यू ये है कि सिस्टम्स इन प्लेस होने चाहिए। दूसरा, ये जो हमारी जनरेशन, जो करंट जनरेशन है, इनको हैंडल करना जो है वो इनको एड्रेस करना जो है, दैट्स बिकमिंग क्वाइट एन इंटरेस्टिंग चैलेंज। मैं ये इंटरेस्टिंग चैलेंज इसलिए कहता हूँ कि ये हम, इवन आई, व्हेन आई माय एल्डेस्ट सन इज गोइंग टू बी 18 नाउ, और उनको हम देखते हैं तो देवर बॉर्न इनटू इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स। अब ये वो जनरेशन है जिनकी लाइफ का हिस्सा है कि दिन में एक मूवी या एक सीजन नेटफ्लिक्स पे, या इवन ट्रैवल करते हुए या वॉक करते हुए या जिम करते हुए देख। अब हम कब तक ये कहते रहेंगे कि नहीं हमारे टाइम पे तो ऐसे नहीं था? अब हमारा टाइम मेरे ख्याल से गुजर चुका है, ये नया टाइम है एंड वी नीड टू गेट यूज टू इट। और जो नई जनरेशन है, दे
want, अभी इस पे रिसर्च चल रही है, बिकॉज बाय 2027 या 2028 आई थिंक बल्क ऑफ द वर्क फोर्स विल बी द न्यू जनरेशन। इनका ये जो रिलेशनशिप चाहते हैं, ये रिलेशनशिप ऐसा चाहते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन अ हेल्दी एंड मतलब हेल्दी रिलेशनशिप हो और कोचिंग रिलेशनशिप हो। सही। अच्छा, अब मैं आपको एक स्टार्ट देता हूँ जो मैंने एक वर्कशॉप करवाई है क्लाइंट के साथ अबू धाबी में, जो इसी इसी से रिलेटेड थी। जो यंग जनरेशन है, जो उनके मैनेजर्स हैं, वो 75 मैनेजर समझते हैं कि वो कोचिंग और मेंटोरिंग करते हैं। लेकिन जो जनरेशन है, जो जनरेशन वाई, जो यंग जनरेशन है, उनमें से सिर्फ 26% समझते हैं कि उनके मैनेजर्स कोचिंग और मेंटरिंग करते हैं। यानी कि इतना बड़ा गैप है कि जो मैनेजर्स हैं वो 75% समझते हैं कि हम रोल प्ले कर रहे हैं कोचेस का, मेंटोर्स का, और जो जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, वो समझते हैं कि सिर्फ 26% रोल प्ले कर रहे हैं। सो देर इज दिस ह्यूज गैप, एंड दिस गैप मीन्स दैट देर इज अ वीकनेस बट देर इज ऑल्सो अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो इन लोगों को हैंडल करने का जो तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट होना चाहिए। इट हैज़ टू बी कोलैबोरेटिव। अगेन मेरी अप्रोच होती है कि आई ट्राई टू यूज वन वर्ड आंसर्स। तो मैं अगर करूँगा तो आई वुड से कि कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए विद दिस जनरेशन। दूसरी जो अप्रोच है, वन वन डायमेंशनल, वन वे या डायरेक्शनल अप्रोच, वो इस जनरेशन के साथ बिल्कुल बैकफायर कर जाएगी। आतिफ साहब, तीसरा क्वेश्चन प्लीज रिपीट कीजिएगा, आप तीसरा कुछ पूछ रहे थे। जी, वो थर्ड क्वेश्चन में से मैं खुद भी भूल गया है, लेकिन वो थर्ड क्वेश्चन ये था कि बोर्डम जो जी है, एक अटेंशन स्पैन टिकटॉक के बाद, और जब 2 मिनट्स की 3 मिनट्स की वीडियो देखनी है, तो वो जो एक डीप वर्क रिक्वायर्ड होता है फॉर क्रिएटिंग सम मास्टरपीस ऑफ क्रिएशन, उसकी तो फिर नौबत ही नहीं आती ना, जब 2 to 3 मिनट्स के अंदर वीडियो ने खत्म हो जाना है। तो इस जी। अटेंशन स्पैन को कैसे बढ़ाया जाए और इस बोर्डम के थ्रेशोल्ड को कैसे राइज किया जाए? मेरे पास अभी वो एक बुक पड़ी हुई थी, सामने नजर नहीं आ रही, उसका नाम ही डीप वर्क है। वो इसी से रिलेटेड है, और कुछ कुछ टेक्निक्स और कुछ टिप्स हैं जिस कॉल न्यू तरह। पोर्ट की बात कर रहे हैं आप? जी जी, बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हम्म, पोमोडोरो टेक्निक है, जिसमें है कि आप 25 मिनट्स काम करें, 5 मिनट्स ब्रेक लें। कुछ लोग कहते हैं 40 मिनट्स काम करें, 10 मिनट्स ब्रेक लें। तो बेसिकली कुछ ऐप्स आ गई हैं, जिस तरह फॉरेस्ट ऐप है, वो आप मोबाइल पे ऑन कर देते हैं, तो आप मोबाइल को टच करते हैं तो वो फॉरेस्ट एक एक ट्री बन रहा होता है, और वो ट्री रोना शुरू कर देता है कि मैं तो खराब हो जाऊंगा अगर आप मुझे टच करोगे। तो ये कुछ ये एक ड्रॉबैक है, इस जनरेशन में आया। और ये चीजें सिर्फ उनमें नहीं आई, ये हमारे अंदर भी शायद आ गई हैं। ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील्स देखने के बाद, जहाँ पे देखें, मैं कल एक चीज सोच रहा था। आई वाज ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आई वाज थिंकिंग कि ये यूट्यूब ने और ये रील्स ने और इन चीज़ों ने बहुत सारी चीज़ें आसान भी कर दी हैं। आसान इस तरह कर दी हैं कि हमारी जो ओल्डर जनरेशन है, पीपल ऑफ द एज ऑफ 80 70 प्लस, अब उनके पास इतना कुछ करने को है कि वो शायद अपने बच्चों को भी इतना मिस नहीं करते उस तरह से। और वो दे वांट टू सी, अगर उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक देखना है, रिलीजन देखना है, कोई भी चीज़ देखनी है, इतनी वीडियोस हैं कि शायद 1000 साल गुजर जाएंगे। हाँ, हर चीज़ की एक्सेसिवनेस के साथ कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स उसके आते हैं। स्पेशली एप्स लाइक टिकटॉक्स, जिसमें बहुत शॉर्ट स्पैन वीडियोस हैं, वो एक चीज़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, आतिफ साहब, जब बुक्स पब्लिशिंग स्टार्ट हुई थी तब ये कहते थे कि ये पब्लिशिंग ये डेवल का काम है। इसी तरह अखबारों की पब्लिशिंग स्टार्ट हुई थी तो कहते थे ये डेवल का काम है। इसी तरह टीवी स्टार्ट हुआ था तो कहते थे ये जनरेशन को तबाह कर देगा। इसी तरह जब टेलीफोन और ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी तो यही कहा जाता था। मेरा ख्याल है कि ये फेज आया है, बट ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 5 ईयर्स लोग इससे भी थोड़ा बोर होके, पीपल, ये नहीं होगा कि लोग वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। सही है। सही। अच्छा, हमारे पास बीकन हॉक के नाम से क्वेश्चन है कि इफ अ पर्सन इज डूइंग अ जॉब आउट ऑफ हिज फील्ड ऑफ स्टडी, then what is your kind
इंस्ट्रक्शन कह लीजिए ऑफ व्यू फॉर दैट पर्सन, तो शायद वो कहना चाह रहे हैं कि अब वो हालात की वजह से या किसी भी तरह के ऐसे प्रोफेशन में आके बैठ गए जो उनका एरिया ऑफ स्टडी तो नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, बट हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, और क्या उसके लिए आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। जो चीज़ उन्होंने स्टडी की है उसमें वो जॉब नहीं कर रहे, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ दे स्टार्ट लाइकिंग इट एंड इफ़ दे थिंक के इसमें आगे फ्यूचर है, दे कैन कंटिन्यू इट, बट दैट्स द पॉजिटिव साइड। Let's look at the not so positive side, that they are not happy and they are just doing it for the sake of it, और वो समझते हैं कि मुझे इससे निकलना पड़ेगा। तो probably keep doing it unless and until you find another job. Probably जब उनको अपनी फील्ड में जॉब मिलेगी तो वो उनको बिगिनर सैलरी पे जाना पड़ेगा, सो दे विल हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज। ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब लोगों ने, अगर कोई एचआर का है, किसी और फील्ड में जॉब कर ली एंड दे वांट टू कम बैक टू एचआर, तो उनको कुछ सैलरी कट लेना पड़ता है। सो लेना पड़ सकता है। इफ दे आर लकी दे माइट गेट अ गुड जॉब, तो हैट्स ऑफ, अच्छी बात है। लेकिन आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट सिनेरियो, के वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े, बट थोड़ा सा सैलरी कट लेना पड़ सकता है, विच यू शुड कीपिंग इन माइंड द लॉन्ग रन। क्योंकि जितना आप उस फील्ड में रहेंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेंगे, उतना आपको अपनी ओरिजिनल फील्ड में जाना मुश्किल होता जाएगा। सो टेक द स्टेप एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज यू कैन। दैट्स राइट। अच्छा, कुछ कमेंट्स हैं जो बेसिकली जो गुफ्तगू हो रही है उसी को ही सब्सटेंशिएट करते हैं। वी आर थैंकफुल फॉर शेयरिंग सच पॉइंट्स, और कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो हमारी अर्ली गुफ्तगू में या तो हम कवर कर चुके हैं या हम ऑन और वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो उनको प्लीज आप, हम अगर ना एड्रेस कर सकें तो आपसे माजरत। एक क्वेश्चन आया है और हमारे आउटलाइन में भी ये शामिल था कि हम वर्क लाइफ की बात करते करते, वी आर ह्यूमन बीइंग, मोस्ट ऑफ अस, रादर मे बी 99% और फैमिली पीपल, कि हम शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, बट वी आर विद इन द फैमिली। तो जो फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस इस वक्त आ रहे हैं, ये क्यों है? क्या हम, हमारी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से ज्यादा है? वी आर वर्क ओवरलोडेड, दैट्स व्हाई वी फील अ गैप। आप क्या हमें सजेस्ट करते हैं? ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, बट आई विल ट्राई टू आंसर इट इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। देखें, मेरा इस पे पर्सनल व्यू पॉइंट ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स थोड़ी हाई होती हैं, और हम आइडियलिज्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो व्हेन वी आर लिविंग विद आवर स्पाउसेस, हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, तो हम दोनों तरफ से, ये मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, स्पेशली हस्बैंड वाइफ्स को, उनको थोड़ा उनको स्पेस ज़्यादा देनी चाहिए, और एक्सपेक्टेशंस बड़े रियलिस्टिक रखने चाहिए। क्योंकि दूसरा भी जो पर्सन है, ऑफ आफ्टर ऑल दे ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव अ लाइफ, और उनकी भी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, और इट्स ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक। और ए स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो वहाँ पर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से किए जाएं। और स्ट्रेस जो है, आई थिंक स्पेशली इन एन इकोनॉमिक कंडीशन लाइक आवर कंट्रीज, अपनी जो स्पेंडिंग है उसको कम से कम किया जाए, सेविंग को बढ़ाया जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे हमारे स्ट्रेस की कॉज जो है वो फाइनेंशियल होती है। जितनी कॉस्ट आप कम कर सकते हैं विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड एवरीथिंग, इन्फ्लेशन के साथ साथ, आई थिंक जितना आप फाइनेंशियल कॉस्ट को कम करेंगे, जितना एक दूसरे को स्पेस देंगे, जितना एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दैट कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रेस। ऑफ कोर्स बाकी ऑफ कोर्स जो है वो केस टू केस वेरी करता है, देयर कुड बी सम पर्सनल रीजंस एज वेल। तो क्या ये जो इसका हल ये भी है कि जो जो लोग, जहाँ से हमें स्ट्रेस मिलता है, हम उनको अवॉइड कर लें, उनसे अलग हो जाएं, या उनको हमें करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए?
दोनों चीजें हो सकती हैं। देखें, कुछ चीजें तो अवॉइड की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके इर्द गिर्द में कोई फ्रेंड ऐसा है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली में, क्लोज फैमिली में ऐसा है, तो आप उनको अवॉइड तो नहीं कर सकते, चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। और चेंज करना भी इतना आसान नहीं होता। तो कुछ चीज़ें आपके बस में हैं, कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं हैं, और आप उनका रिएक्शन आपके बस में होता है। तो जो चीज़ें आपके बस में नहीं है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होने से कभी ज़्यादा फायदा किसी को नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको उनको बिल्कुल इग्नोर कर दें। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती और वो बार बार हों तो आप इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन ये कि बस ये सोचना पड़ता है कि देर आर थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल एंड देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल। तो जब तक वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जस्ट वेट टिल दे आर इन योर कंट्रोल एंड देन टेक एक्शन। दैट्स वेरी राइट। ये आतिफ साहब, आप इसमें कोई इजाफा करना पसंद करेंगे? जी, मंजर ने सारी बात कर ही दी है। तो उसमें एक चीज़ जो मुझे याद आ रही थी कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं, ये मैं फैमिली रिलेशनशिप्स के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि जी, जी। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। और फिर मैंने ये देखा है कि अगर जब हम किसी को अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देते हैं, अब ये एक्सेप्टेंस है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देते हैं उसको, तो और नॉन जजमेंटल किस्म की, तो उसके अंदर भी वो जो आपने करेक्ट करने वाली बात की ना, तो वो जी। एक इमोशनल डिपॉज़िट होता रहता है और इवेंचुअली जब हम करेक्ट करने की तरफ आते हैं, तो उसकी उस दूसरी पार्टी के अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है। लेकिन उससे पहले अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक नॉन जजमेंटल अप्रोच कि उसको दूसरे इंडिविजुअल को, दूसरी पार्टी को एज़ अ होल बगैर किसी शर्त के, क्योंकि ये कोई किराए का मकान तो नहीं ना जी जो हम ले रहे हैं जिसके अंदर हुँ, एग्रीमेंट हमने करना है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस अपनी जो है वो लेआउट करनी है और दूसरी पार्टी ने भी ऐसे करना है। रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, तो फिर मोहब्बत के अंदर वो हीलिंग पावर होती है कि फिर वो दूसरे के लिए आपके दिल में और उनके दिल में आपके लिए एक वो कबूलियत पैदा हो जाती है। और फिर वो जब सही। कबूलियत पैदा हो जाए, तो फिर मेटामॉर्फोसिस भी हो जाता है और कैटरपिलर जो है, वो बटरफ्लाई के अंदर भी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। दैट्स राइट। अच्छा, हमारी ये सारी गुफ्तगू के अंदर अगेन इफ यू अलाउ मी, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दीज़ 2 बेसिक टर्म्स, क्योंकि हम मुझे लग रहा है, जो मैं खुद भी कभी कंफ्यूज होता हूँ, कि सेटिस्फेक्शन का जैसे अभी आपने बताया मंजर साहब, कि ये तो आपके इंटरनल है, और सक्सेस को यूजुअली हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ नाप रहे होते हैं। जैसे गाड़ी है, घर है, आपका ग्रेड क्या है, किस तरह के सेक्टर में आप काम करते हैं। बैलेंस पॉइंट क्या है? क्योंकि अल्टीमेट तो ह्यूमन बीइंग सेटिस्फेक्शन ही पे जाके ज़िंदगी कहीं रुकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे अशफाक अहमद मरहूम को हम पढ़ते हैं, या और लोगों को, उन्होंने कुछ वाक़यात भी किए कि वो किसी के घर गए तो वो जो बिलियनर था, अब वो सबको खाना खिला रहा है और 50 तरह की डिशेज़ वहाँ पड़ी हैं, तो लेकिन वो खुद नहीं खा रहा था। तो पता चला कि उनका तो स्टोमक की कोई डिजीज़ है, एंड डिस्पाइट कि ही इज़ अ बिलियनर, वो दुनिया की कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकता है, बट ही कैन नॉट एन्जॉय ईटिंग लाइक अ लेबरर, कि जो सड़क के किनारे खड़ा जो है वो समोसे की चाट खा रहा है, जिससे डॉक्टर हमें डराते रहते हैं। बट ही इज़ एन्जॉयिंग हिज़ लाइफ। तो अल्टीमेट हम कहाँ बैलेंस जो है वो क्रिएट करें? सैटिस्फैक्शन और सक्सेस के अंदर? देखें, इसका मैं अगर अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरे लिए सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। और इसका कोई कोई हतमी जवाब नहीं है कि मैं कहूँ कि देखें इस किताब में लिखा हुआ है, या कोई बहुत बड़ा बंदा तो उसने कहा है कि ऐसे है। मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट दूंगा तो मेरे लिए सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस आज आती है तो कल जा भी सकती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन अगर आप अपने सही रास्ते पर हैं, सही रास्ता जिसको आप सही रास्ता समझते हैं,
और आप अपने गोल्स के मुताबिक अपनी वैल्यूज़ और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो अचीव कर रहे हैं। और वो चीज़ें इंपॉर्टेंट सिर्फ पैसा नहीं है, मेरे ख्याल से सेटिस्फैक्शन मेरे लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा, और ये चीज़ें शायद एज के साथ या लर्निंग के साथ चेंज होती हैं। एक टाइम था जब मेरे लिए सक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अभी भी इम्पोर्टेंट है, बट आई थिंक मैं कहूँगा कि सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू सक्सेस। और पहले शायद ये ऑपोजिट था, पहले सक्सेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, मैं चाहता था मेरी सक्सेस लोगों को नज़र आए। और सही सही। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरा जितना मैं सेटिस्फैक्शन अचीव करता हूँ तो सक्सेस उसका बाय प्रोडक्ट बन जाती है। ये बड़ी अजीब सी राइट। बात है। और पहले जब मैं सक्सेस अचीव करता था तो सेटिस्फैक्शन उसका बाय प्रोडक्ट नहीं बनती थी। तो ये मेरे लिए बड़ी सही। एक लर्निंग है। सेटिस्फैक्शन आती है तो मेरे लिए सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। वेरी राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम विद इन आवर सेल्फ ही मुतमईन या खुश नहीं है, तो जो कुछ भी हो, आप 50 डिशेज आपके इर्द गिर्द पड़ी हुई हैं और आप हेल्दी नहीं है कि आप उसे खा सके, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है उससे सक्सेस का। जी। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये कहीं मैं पढ़ रहा था, और ये सवाल मैं आतिफ साहब से कहूंगा कि वो भी इसको जरा सुने और हमें अपने तजुर्बे से या अपने नॉलेज से हमारी रहनुमाई करें कि किसी ने किसी सूफी बुजुर्ग से पूछा कि ये क्या वजह है कि आपको कोई परेशानी नहीं है, जबकि हम देखते हैं ना बड़ा घर है आपके पास, ना कोई कीमती लिबास आपने पहना हुआ है, और ना आपके पास कोई बड़ी जागीर जायदाद है। और बल्कि इस तरह के और बुजुर्गों को भी हम देखते हैं, पैगंबर हैं, तो उनकी जिंदगी में ये कैसे होता है, कैसे वो मुश्किलों को हल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली अल्लाह ताला जब किसी पे मेहरबान होता है तो उसके ज़र्फ़ को बड़ा करता है, उसे बर्दाश्त करने की ज़्यादा सलीहियत देता है, जबकि मुश्किल, स्ट्रेस और ये प्रॉब्लम्स है, इट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये तो रहेंगे, लेकिन हाउ टू हैंडल दीज़, ये बुनियादी तौर पर आपकी शख्सियत की पुख्तगी का इज़हार होता है। तो अब ये पुख्तगी, ज़र्फ़ का बड़ा होना, पेशेंस आ जाना, यही मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे ऑडियंस का इंक्लूडिंग माई सेल्फ इज अ प्रॉब्लम। तो ये हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो आतिफ साहब, पहले तो आप तजुर्बे से बताएं, फिर हम साइंटिफिकली तो मंजर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जी, जी, अगर हमें बिल्कुल। गाइड करें। मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये एक बड़ी पुरानी बहस है कि जी पैसे का, लास्ट जी पॉइंट जी। से शुरू करते हैं, पैसे का खुशी के साथ कोई ताल्लुक है? तो इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह से रिज़ॉल्व किया है कि ये, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मनी कैन नॉट बाय अस हैप्पीनेस, लेकिन ये ठीक। हाफ ट्रुथ है। हम्म, मनी कैन डेफिनेटली हेल्प अस to remove those miseries which are generated by poverty। सही। यानी वो मुसीबतें, वो तकलीफें जो गुर्बत की वजह से पैदा होती हैं, जो पैसा है कम से कम उसका वो इलाज कर देता है। हम, होता सही। ये है कि हम खुशी को और एब्सेंस ऑफ सैडनेस को, गम के ना होने को एक समझते हम्म, हैं। ऐसा नहीं होता। हो सकता है मुझे कोई गम ना हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं खुश भी हूं। तो सही। ये इन दोनों चीजों में फर्क है। तो ये कैसे चीजें अचीव होती हैं और कैसे हासिल होती हैं? पहले तो बात वही चीज के हमारा आगाज हर चीज का तमन्ना से होता है। जिस चीज को हम अटेंशन देते हैं वो ग्रो होती जाती हैं। जैसे मंजर बता रहे थे, अब वो ठीक है। सेटिस्फेक्शन पे फोकस करते हैं, तो उस सेटिस्फेक्शन के नतीजे में एज अ बाई प्रोडक्ट उनको सक्सेस भी मिल जाती है। तो सही है। उन्होंने अपनी सिमत को दुरुस्त किया अपने हवाले से, खुद से। तो उनको वो जो सक्सेस वाला एलिमेंट है, जिसको अगर हम मटेरियल सक्सेस कहें, तो वो भी एज अ प्रोडक्ट मिल गया। तो ये चीज है अटेंशन की, कि जिस चीज को आप अटेंशन देंगे वो ग्रो होती जाएगी। और फिर अगर मैं स्टोइक्स फिलॉसफी की बात करते हुए उनका जो एक परसेप्शन का तरीकेकार है उसको एक्सेप्ट करें और उस पे गौर करें, तो वो ये कहते हैं जी कि हम पोलर ऑपोजिट्स
जिंदगी का नाम है। और हम पोलर ऑपोजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। हम खुशी की तरफ तो भाग भाग कर जाते हैं, लेकिन गम को एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि जिंदगी मुकम्मल होती है खुशी और गम से। हम जिंदगी की तरफ तो जो है वो बड़े वालहाना अंदाज में लपकते हैं, लेकिन मौत को कबूल करते हुए हमें बहुत ज्यादा जो है वो तरद्दुद होता है। हालांकि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, क्योंकि जो वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि जी सांस की आरी हस्ती के शजर को मुसलसल काटती जा रही है। इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि हमारा होना ना होने तक है, और यूं ही हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर ये चीज कि हमारा ना होना भी एक दिन होगा, ये फिर तकलीफ देना छोड़ देता है। इस पे मजीद भी कई बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं मंजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें। जी थैंक यू। आतिफ साहब, जो स्टोइक, उस पे मैं सिर्फ थोड़ा सा स्टोइसिज्म पे बात करूंगा। जो उनका कॉन्सेप्ट है अमोर फाती का, कि एक्सेप्टेंस ऑफ फेट। एक्सेप्टेंस ऑफ फेट का मतलब ये नहीं है कि जो होता जाए आप उसको एक्सेप्ट करते जाएं। उसको उसका सिर्फ मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, विच आर योर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, और कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं है, विच आर योर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। मैं इसके लिए इतनी बेसिक्स एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि आप एक कार में लाहौर में माल रोड पे जा रहे हैं और एकदम ट्रैफिक जैम हो जाता है, कोई आगे गाड़ी खराब हो गई, और अब वो आपके बस में नहीं है, आप गाड़ी उड़ा के नहीं लेके जा सकते, और ना कहीं ऐसी जगह जहाँ से आप ले जा सकें। तो ये अब एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप बिला वजह हॉर्न दें, इर्द गिर्द लोगों से बहस करें, और स्टेयरिंग पे जोर जोर से हाथ मारें, या चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, ये आपके बस में है। तो हर सिचुएशन में अब अगर कोई मुझसे ये भी सवाल कर सकता है कि अच्छा, अगर मैं चीख भी रहा हूं तो किसी का क्या जा रहा है? जहाँ तो किसी का कुछ नहीं रहा, लेकिन हो क्या रहा है कि आपको आदत पड़ती जा रही है कि आप नेगेटिव रिएक्शन देते जा रहे हैं, आप हर सिचुएशन का एक नेगेटिव व्यू और नेगेटिव साइड लेते जा रहे हैं। तो जिस तरह ये आदत आपकी बढ़ती जाएगी, आप हर सिचुएशन में नेगेटिव व्यू लेना शुरू कर देंगे। और उससे होगा क्या कि जब आप एक सिचुएशन को नेगेटिवली देखते हैं, तो फिर अक्सर लोग कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो भी जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप उस तरह के एक्शंस करना शुरू कर देते हैं सबकॉन्शियसली, और आप उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, और आप वो खुद करते हैं, वो किस्मत नहीं करती, वो आप खुद करते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं भी होती हैं, लेकिन अल्लाह ने बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में रखी भी हुई हैं। वेरी राइट। अच्छा, हमारे एक ऑडियंस में से शफकत हुसैन साहब ने बहुत अच्छी एक सक्सेस और सेटिस्फेक्शन के हवाले से अच्छी टर्म्सोलॉजी के साथ इसकी वजाहत की है। दोस्तों को उसे चैट में देखना चाहिए। अब मुझे आखिरी क्वेश्चन करना है जो बेसिकली ताहिर साहब ने पूछा है, बट मैं उसको रिवर्ड कर रहा हूँ। सक्सेस के लिए कोई हमें 3 चीजें बता दीजिए, जरूर करनी है। कोई हमें 3 चीजें बता दीजिए या 2 बता दीजिए कि इससे हर हाल में हमें अवॉइड करना है। आतिफ साहब, आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमें सक्सेस की जो है ना जी, क्योंकि जैसे मंजर भी कह रहे हैं कि इसके अंदर सब्जेक्टिविटी है। आपने अपनी डेफिनेशन सक्सेस की उसको आइडेंटिफाई करना है, राइट। ठीक है जी। और ये काम जो है इट इज इजियर सेड देन डन। इसमें बड़ी सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिसको अपनी डेफिनेशन सक्सेस की समझ रहे होते हैं, वो डेफिनेशन सक्सेस की हमें हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे मुआशरे ने या हमारे पीयर्स ने हमें दी होती है। तो वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये वहां से आ रही है या आपकी तरफ से आ रही है। इन्फ्लुएंस्ड होती है या डिजायर होती है, लेकिन रियल नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसका ओरिजिन आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद आप कह रहे थे कि 3 चीजें बताएं कि जिससे सक्सेस नहीं मिलती है, जिससे सक्सेस मिलती है, जिससे नहीं मिलती, जिससे नहीं मिलती। हाँ जी। और दूसरी जो है नुक्ता वो यही है
कि अगर आप हर चीज को पर्सनल लेना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो उससे भी सक्सेस नहीं मिलती। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर, जैसे मंजर ने अभी कहा कि आप चीखते चलाते जाएंगे, आपके ऊपर जज्बात का गलबा होता जाएगा। And सही, as long as you are a slave of your short-lived and short-term emotions, और उन शॉर्ट टर्म और शॉर्ट लिव्ड इमोशंस के नतीजे में अगर आप जिंदगी के बड़े बड़े फैसले करते जाएंगे, तो फिर तो बर्बादियों की एक ना खत्म होने वाली दास्तान शुरू हो जाएगी। तो इस चीज सही, को अवॉइड करना है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने हर मसले को अपनी जाती अना का मसला कभी नहीं बनाया और ना जज्बात की रौ में बह गए। और तीसरी चीज जिससे सक्सेस जो है वो कोसों दूर हो जाती है, कि इंसान अगर अपने आप को अक्ले कुल समझना शुरू कर दे। इसमें मैं सिर्फ एक किताब का रेफरेंस दूंगा जिसका टाइटल ही मुझे बड़ा पसंद आया, और वो हमारे अपने ही स्कॉलर हैं, लम्स के फाउंडिंग फादर सैयद बाबर अली। उनकी किताब का उन्वान है सर, लर्निंग फ्रॉम अदर्स। ठीक ये है, उनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है। तो ये तीनों चीजें अगर हम करेंगे कि अक्ले कुल नहीं समझेंगे अपने आप को, लास्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूं, और लर्निंग फ्रॉम सही, अदर्स रहेगी, तो फिर इंशाल्लाह हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। जी थैंक यू। मंजर। जी, मंजर सर। जी, 3 चीज़ें जो आई थिंक जो मैं सही समझा हूँ वो यही है जो वो बतानी है जो नहीं करनी चाहिए, ऐसा ही है? जी, जी, बिल्कुल। जी, एक तो आतिफ साहब ने बताया वही कि हमें अपने इमोशंस का विक्टिम नहीं होना चाहिए, इमोशंस का प्रिजनर नहीं होना चाहिए। उसको मैं यही कहूँगा कि ईगो को अपनी बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज पिक आवर बैटल्स। हर बैटल जीतना ज़रूरी नहीं होता। कुछ नहीं बैटल्स होता, सही, इम्पॉर्टेंट नहीं होती, तो उनको हारा भी जाए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हर बैटल को जीतने की डिज़ायर जो है वो सिर्फ बेवकूफ़ लोग किया करते हैं। और ऑलवेज ट्राई टू सी के कौन सी बैटल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उस वक्त आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं। सेकेंडली, प्लानिंग जो है, लैक ऑफ प्लानिंग जो है वो आपको बहुत एक गहरे गड्ढे में लेके जा सकती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी प्लानिंग को ट्राई टू इम्प्रूव योर प्लानिंग, और अपनी प्लान्स को लोगों के साथ, जो आपके क्लोज लोग हैं, हर किसी के साथ नहीं, टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल और लोगों के साथ डिस्कस करते रहें। तो ये 1-2 चीज़ें हैं। बाकी जो चीज़ें करनी चाहिए वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फोकस रखें, मुस्तकिल मिजाजी रखें। ये 1-2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी आज की गुफ्तगू रही। आई पर्सनली लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ यू कि सक्सेस और सेटिस्फैक्शन 2 अलग चीजें हैं, और अगर हम सेटिस्फैक्शन को फॉलो कर रहे हों तो सक्सेस एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर भी हमें मिल जाती है। हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने गोल्स पे नजर रखनी है, और एक पेशेंस के साथ जब आप जिंदगी को लेके चलते हैं तो प्रॉब्लम्स भी बड़ी हद तक नॉन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक्सपेक्टेशन जितनी कम हो और आपके गोल्स इन्फ्लुएंस्ड ना हो दूसरों से, कि फलां ने ये किया तो लिहाजा मेरे लिए कीजिए, नहीं। आपको अपने हालात, फैमिली, तालीम, मुस्तकबिल को सामने रखते हुए चीज़ों को प्लान करना है, तो ये रियल सक्सेस होगी, इससे सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का, एंड आई एम आल्सो ग्रेटफुल टू आवर ऑडियंस जिन्होंने बहुत दिलचस्प क्वेश्चंस कहे, और इससे हमारी ओवरऑल सबकी लर्निंग में इजाफा हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू थैंक वेरी यू मच जी, जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया जी, हाफिज। थैंक यू।